शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए। इतना ही नहीं, जब से अरमान भाई को यह पता चला कि टाइगर और मारिया दीदी की शादी हो गई है, तो ये जानते ही अरमान भाई ने उन्हें तलाक लेने का ऑर्डर दे दिया है। तो इसीलिए हमने अपनी शादी का सच अब तक उन्हें नहीं बताया, क्योंकि वह हमारे वजूद के बारे में भूल चुके हैं। और हम सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर हमने उन्हें अपनी शादी का सच बता दिया, तो वो हमें भी तलाक लेने के लिए मजबूर ना कर दें। रौनक ने दुखी लहजे में सारी बातें बताई, जैसे कोई बच्चा शिकायत कर रहा हो। रौनक की बातें सुनकर अगले ही पल आस्था की आंखों में थोड़ा दर्द झलका। घर वालों की सिचुएशन के जानते उसका दिल दर्द से तड़प उठा, और अब जाकर उसे टाइगर और मारिया की आंखों का खालीपन अच्छी तरह से समझ आया। और साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ चुका था कि केवल वही अपने पति से जुदा नहीं हो रही है, बल्कि इस वक्त जितनी भी घर की लेडीज हैं, उनके दिलों में भी वही दर्द पनप रहा है। वही दर्द जो आस्था झेल रही है। भले ही वह लोग चोरी चोरी चुपके अपने पति से मिल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं। अब यह सुनते आस्था का दिल बैठ गया, और अचानक आस्था को अंश के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अंश, जो कि इस वक्त झूले में ही मौजूद था, आस्था जल्दी से उसके पास गई। उसने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। उसकी नम आंखें और भी उदास हो गई। वो दबी हुई आवाज में सबसे बोली, आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। हम आप लोगों को कह रहे थे कि कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन हम ये बात भूल गए कि आप लोग भी इस तरह के दर्द से जूझ रहे हैं। और मारिया दीदी, टाइगर भैया, उन पर क्या बीत रही होगी। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए आस्था की आंखें एक बार फिर भर आई। तभी नानी माँ आस्था के पास आई और उसके कंधे पर थपकी देकर बोली, बेटा, तुम पहले अंश का ध्यान रखो। नानी माँ की बात सुनते ही आस्था ने सहमति में सिर हिलाया और अपने आंसुओं को पोंछा। फिर वो अंश को अभिमान जी की गोद में देने के बाद मायूस होकर सबको देखने लगी। तभी नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती हैं, हम जानते हैं बिटिया कि इस वक्त न केवल आस्था के लिए बल्कि सभी के लिए एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एक परिवार की तरह हम इन मुसीबतों से जरूर लड़ेंगे और एक बार फिर अपने परिवार को हंसता खेलता और खुशहाल परिवार बनाएंगे। ये बोलते नानी माँ की आवाज में मोटिवेशन साफ झलक रहा था। तभी रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक ने आकर दोनों हाथों से आस्था को साइड हक कर लिया था, और आस्था ने भी उन चारों को बाहों में भर लिया था। उन्हें साथ देखकर दादाजी और अभिमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दादाजी कुछ उदास से थे। उनकी आंखों में एक झिझक थी और वो ज्यादा देर उन लोगों को देख नहीं पाए और सीधा अपने कमरे में चले गए। आस्था उनका जाना नोटिस कर चुकी थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अभिमान जी अब अंश को गोद में लेकर सीधा हॉल में बने बड़े से सोफे पर जा पहुंचते हैं और उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा भी अब जल्दी ही जाग गई थी, क्योंकि आज का खाना आस्था ने बना लिया था। तो वसुंधरा सीधा जाकर किचन वगैरह साफ करने लगती है और सफाई करते वक्त खुश होकर मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ आज का सारा नाश्ता आस्था ने बना लिया, वरना पता नहीं आज वह रौनक क्या क्या फरमाइश कर बैठती। साथ ही साथ वसुंधरा ये भी सोच रही थी कि अगर उसका और आस्था का नॉर्मल सास बहू वाला रिश्ता होता तो किस तरह से वो यहाँ बैठकर सब लोगों पर हुक्म चलाती और आस्था से नई नई डिश बनवाकर हर रोज मजे से खाती। फिलहाल तो ये सारी चीजें वह सपने में ही सोच सकती थी, क्योंकि अब तो उसका बेटा भी अपना नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सीधा बाहर आ गई, क्योंकि अभिमान जी को नाश्ते के ठीक आधे घंटे के बाद चाय पीने की आदत थी। वसुंधरा बिना कुछ कहे उनके लिए चाय बनाकर वहां खड़ी हो गई थी। अभिमान जी वसुंधरा को चाय के लिए कहने ही वाले थे, लेकिन जैसे उन्होंने वसुंधरा के हाथों में चाय देखी, वह थोड़ा सा चौंक गए। फिर एकदम से चिढ़ के बोले, इसको टेबल पर रख दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी गोद में छोटा बच्चा है। यह सुनकर वसुंधरा ने वह कप टेबल पर रख दिया था, लेकिन अंश को देखने के बाद वसुंधरा का दिल एक बार फिर अंश को लेने के लिए मचलने लगता है। भले ही वसुंधरा पैसों के पीछे भागने वाली औरत थी, लेकिन जब अरमान का जन्म हुआ था तब उसने उसे ढेर सारा प्यार जताया था, और अंश बिल्कुल अरमान के जैसा ही था। गोल चेहरा, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें। अंश बहुत ही क्यूट और मासूम सा बच्चा था। फिलहाल अब अभिमान जी और अरमान के दिल में वसुंधरा लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। अरमान को कुछ महीनों तक ही केवल अपनी माँ का प्यार मिला था। उसके बाद जैसे जैसे अरमान बड़ा होता गया, उसने अपनी माँ का केवल खतरनाक रूप ही देखा था। फिलहाल जैसे ही अभिमान जी ने यह देखा कि वसुंधरा वहीं खड़ी होकर अंश को टकटकी लगाकर देख रही है, तब वसुंधरा को घूरते हुए वो नाराजगी से बोले, ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। अभिमान जी की तीखी आवाज सुनकर वसुंधरा एक पल में ही अपने ख्वाब से लौटी और अभिमान को घूरते हुए बेपरवाह अंदाज में बोली, अभिमान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, मैं हूँ धोखेबाज, लेकिन यह बताओ मैं क्या करती। तुम मुझे कॉलेज के टाइम से अच्छी तरह से जानते हो। मैं कभी पैसों के पीछे भागने वाली औरत नहीं थी, लेकिन जब तुम दिन रात सिर्फ दारू पीकर आने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो मैं क्या करती। मेरी भी अपनी जिंदगी थी। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ घुट घुट कर नहीं गुजार सकती थी। तुम दारू पीकर आते थे, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसे हुआ करते थे। हाँ, उस वक्त अगर मैंने अपना पेट पालने के लिए किसी और के साथ संबंध बना लिया तो मैं गलत हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि यह गलत है और मैं हूँ गलत, और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम तो कम से कम मुझे इस तरह से मत बोलो। हमारी गृहस्थी बर्बाद करने की जिम्मेदार जितनी मैं हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम भी हो, समझे तुम। अब जैसे ही वसुंधरा ने बेबाकी से जवाब दिया, तो वसुंधरा की बात सुनकर अभिमान गुस्से से तिलमिला उठे। वह अब भी वसुंधरा को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों पर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। फिलहाल उन्होंने अपने दिल की कड़वाहट और दुख को दबाते हुए कहा,
मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा, समझी? और ज्यादा बोलोगी तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। अब ये सुनकर वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपनी बेचैनी छुपाते हुए अभिमान जी को देखकर बोली, सीधे तरीके से यह क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मेरी आज भी परवाह है? अब जैसे ही ये शब्द वसुंधरा के मुंह से निकले, वैसे ही अभिमान अंदर ही अंदर किलस उठे। इससे पहले कि वो वसुंधरा को कुछ सुना पाते, उससे पहले उन्हें अंश की किलकारी सुनाई दी और वसुंधरा तब तक वहां से बाहर निकल चुकी थी। क्योंकि वसुंधरा ने अरमान को सीढ़ियों से आते हुए देख लिया था, अभी वह फिलहाल अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी। जब तक कि अरमान नॉर्मल नहीं हो जाता, वसुंधरा समझ गई थी कि अब किसी भी तरह से अरमान के सामने आना पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि अरमान अभी पूरे फटे हुए बम की तरह था। जो भी उसके संपर्क में आता, वो पूरी तरह से फट जाता, मिट जाता या नष्ट हो जाता। फिलहाल अब अभिमान जी को काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वसुंधरा की बातों में कुछ ऐसा था जो उनके दिल में छुप गया था। कुछ पल के लिए वह अपनी शादीशुदा जिंदगी के कुछ पुराने दिनों में भी खो गए थे। फिलहाल उन्होंने अपना सर झटका और एक बार फिर से सारी चीजें भूलकर अंश को प्यार करने लगे। वहीं अरमान जैसे ही नीचे आया और उसने अपने पिता को अंश के साथ खेलते हुए देखा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर वो झल्लाकर सोचने लगा, ये मिस्टर सिंघानिया एक मामूली से केयर टेकर के बच्चे को इस तरह से यहाँ क्यों खिला रहे हैं? इतना सोचकर वह सीधा अभिमान जी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वहीं आस्था भी तब तक अंश को देखने के लिए उनके पास आ गई थी। फिलहाल सभी लड़कियां और बाकी लड़के भी वहीं मौजूद थे। अरमान जैसे ही वहां रुका तो वो अभिमान जी को एकटक घूर कर देखने लगा। अब अरमान को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर अभिमान जी एक पल के लिए ठिठक गए। फिर वो चिढ़ के बोले, क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहा है मुझे? हाँ, अभिमान जी ने एकदम कड़क अंदाज में अरमान से बात की थी। कहीं ना कहीं अभिमान जी अरमान से काफी हद तक गुस्सा थे। जिस तरह से अरमान ने उनकी बात नहीं मानी और राखी पर उसने अच्छा खासा ड्रामा किया, यह बात अभिमान जी को अंदर तक दुख दे गई थी। इसलिए वह अरमान से नाराज थे और उससे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन अरमान के अचानक अपने सामने आ जाने पर उन्होंने उसे देखकर बोल ही दिया, मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? अभिमान जी आवाज में गुस्से को भांपते हुए अरमान को झुंझलाहट हुई। अरमान एक पल के लिए चौंक गया कि यह उनसे किस तरह से बातें कर रहे हैं। उसके पिता इतने तो बेपरवाह कभी थे ही नहीं। इतने दिनों से वो कितनी नॉर्मल तरीके से उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसे डांट रहे हों। अचानक अरमान की आंखें एकदम से सख्त हो गई। फिर वो जल्दी से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इस घर में आप एक मामूली से केयर टेकर के बच्चे को लेकर क्यों बैठे हुए हैं? अब जैसे ही ये शब्द अरमान के मुंह से निकले, आस्था के साथ ही साथ नानी माँ, दादी जी, अभिमान जी, आकाश, रश्मि, जितने भी घर के सदस्य थे, सभी मुंह खोले अरमान की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं। सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ को देख रहे हों, क्योंकि अरमान अभिमान जी की गोद में खेलते हुए अंश को किसी और का बच्चा कह रहा था। कहीं ना कहीं यह जोक ऑफ द डे लग रहा था। वहीं अभिमान जी भी अरमान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन खुद के इमोशंस को छुपाते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, देखो, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे खिला रहा हूँ। तुम्हें इससे कोई एतराज है क्या? हाँ, अब घर में छोटा बच्चा है तो मैं उसे खिलाऊंगा ही ना। और वैसे भी अगर तू चाहता है कि तेरा बाप इस उम्र में कोई काम करे तो बता दे, मैं वह काम भी कर लूंगा। जैसे ही इस बात पर अभिमान जी ने आईब्रो चढ़ाई और चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए सरकास्टिक जवाब दिया, तो ये सुनते ही अरमान का चेहरा बदल गया और उसके माथे पर सिलवटें आ गई। तभी आस्था आगे आई। फिर अभिमान जी की तरफ देखकर शांत आवाज में बोली, सर, आप एक काम कीजिए, मुझे मेरे बेटे को दे दीजिए। अभी वह अभिमान जी को पापा बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने वक्त रहते खुद को रोक लिया। इतना बोलकर जैसे ही आस्था अंश को लेने के लिए बढ़ी, तभी दादाजी तुरंत आगे आ गए और एकदम से बोले, रुक जाओ बिटिया, इस बच्चे को हमें दो, हम थोड़ी देर इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। अब यह सुनकर अगले ही पल अरमान और ज्यादा चौंक गया और कंफ्यूजन से दादाजी को देखने लगा। इससे पहले वो दादाजी को रोकता, तभी ध्रुव और आहान दोनों ही आगे आ गए और बिना किसी बात की परवाह किए आहान तुरंत अंश को गोद में लेकर जल्दी से बोला, चैंप के साथ तो मैं ही खेलूंगा, और वैसे भी कितने दिन हो गए हमने इसके साथ में मस्ती भी नहीं की है। और दादाजी, वैसे भी आप मेरे चैंप को बोर कर दोगे, तो इससे अच्छा है ना कि ये अपने चाचू के साथ ढेर सारी मस्ती करे, ढेर सारी बातें करे। इतना बोलकर आहान ने जल्दी ही अंश को अपनी गोद में थाम लिया और उसके साथ मस्ती करने लगा था। अब यह देखकर तो अरमान के चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट FM पर। आहान ने जल्दी ही अंश को अपनी गोद में थाम लिया और उसके साथ मस्ती करने लगा था। अब यह देखकर तो अरमान के चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। अब आगे अरमान एकदम कंफ्यूज्ड होकर सोचने लगता है कि यह लोग किस तरह से एक मामूली से केयरटेकर के बच्चे को इतने प्यार से खिला रहे हैं। फिर अचानक एक बात अरमान के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। उसने आहान की ओर देखकर एकदम से पूछा, क्या कहा तुमने चाचू? तू पागल हो गया है क्या? एक मामूली सी केयरटेकर के बच्चे के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहा है? अगर तू इस तरह से इन मामूली लोगों से रिश्ता जोड़ेगा तो कल को यह तेरे सर पर सवार होकर बैठ जाएंगे और इस घर से जाने का नाम नहीं लेंगे, समझा तू? और वैसे भी इन छोटे लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है अमीर लोगों के घर में अपने पैर पसारने का। और अब ये लोग इस बच्चे को हथियार बनाकर इस तरह से तुम सबके इमोशन साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जैसे ही अरमान ने तंज भरे अंदाज में आहान को ये बोला, तो ये सुनते आस्था के साथ चारों लड़कियों को भी अब काफी तेज गुस्सा आ गया था और अब चारों ही बेचैनी से आस्था को देखने लगती है। अरमान के ये शब्द आस्था का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे।
आस्था आग बबूला हो उठी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसका दिल तो कर रहा था कि वह जाकर अरमान को अच्छी खासी सुना दे, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से आहान अरमान के सामने आया और बात संभालते हुए अरमान से बोला, अरे भैया, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, ये कितना क्यूट और प्यारा सा बच्चा है। इसको देखकर तो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन ही दूर हो जाती है। वहीं रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक अचानक एक दूसरे को चुपके से देखने लगी। फिर कुछ प्लानिंग करके चारों ने आपस में एक दूसरे को आंख मार दी और तुरंत ही राधिका, वंशिका और रौनक आगे आई और तंज भरे अंदाज में बोली, हाँ, हमारा अंश बहुत क्यूट और प्यारा बच्चा है, लेकिन पता नहीं इसके बाप की अक्ल कैसे मारी गई, जो इतनी प्यारे, सुंदर और क्यूट से बच्चे के साथ साथ इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर भाग गया। लगता है इसके बाप का जरूर कोई ना कोई स्क्रू ढीला हो गया था, जो इतने प्यारे बच्चे के साथ साथ इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर चला गया। वहीं रौनक भी जल्दी से चुटकीले अंदाज में अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, हाँ मिस्टर सिंघानिया, मुझे तो यह भी लगता है इसका बाप ना एक नंबर का राक्षस होगा, एकदम पिशाच जैसा, जिसे बात करने की तमीज नहीं है। वहीं अब चारों लड़कियों की बातें सुनकर आस्था अगले ही पल हल्का सा मुस्कुरा उठी थी। मौके का फायदा उठाकर वो अपनी मुस्कान दबाते हुए हल्के गुस्से में बोली, अरे ये क्या कह रही हो तुम लोग? देखिए, हम अपने ही पति के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं सुन सकते, और अपने पति को राक्षस, पिशाच और डेविल कहने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। समझी तुम सब? जैसे ही आस्था ने यह कहा तो अरमान की बातें सुनकर थोड़ी देर पहले जो सारी लड़कियां गुस्से से तिलमिला रही थी, अब आस्था की बात सुनकर वो सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं अरमान तो पूरी तरह से बुत बना हुआ था। कहीं ना कहीं वो उन सबकी की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं आकाश, सुमित भी दबे मुंह हंस देते हैं। ध्रुव और आहान भी एक दूसरे की ओर आंख मार देते हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों सोच रहे थे कि यह लड़कियां तो उनसे भी ज्यादा चालाक और शातिर निकली। अरमान भाई के मुंह पर उन्हीं की जमकर बुराइयां कर रही हैं। वहीं अभिमान भी उन सबकी शरारत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। लेकिन तभी अरमान को कुछ अजीब सा लगने लगा था। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि यह सारी बातें उसी के लिए कही जा रही हैं, लेकिन यह सोचकर कि उसका आस्था और अंश से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसीलिए उसने गहरी सांस ली और अपना सर झटका। फिर उन सबकी ओर देखते हुए बोला, तुम सबको याद है ना, तुम लोगों को क्या करना है? तो ये सुनते ही आकाश, सुमित और आहान, ध्रुव ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया था। फिर अरमान ने जल्दी ही थोड़ी तेज आवाज में टाइगर का नाम पुकारा। टाइगर, जो कि मारिया के साथ था। वो अरमान की गंभीर आवाज सुनने के बाद तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया और जल्दी ही अरमान का इशारा पाकर वो अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल देता है और फिर उसके साथ कार में बैठकर रवाना हो जाता है। वहीं अरमान के वहां से जाने के बाद एक बार फिर सबके सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं सुमित और आकाश तपाक से बोले, अरे वाह लड़कियों, तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जो तुम सब इस तरह से जख्मी शेर के साथ छेड़खानी कर रहे हो। उनकी बात सुनते ही रौनक तुरंत ही नटखट अंदाज में बोली, सुमित भैया, आकाश भैया, कुछ भी कहो। अरमान भाई का कंफ्यूज चेहरा देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। अब देखना मैं उनसे किस तरह से गिन गिन कर बदला लेती हूँ। कितना परेशान किया है ना उन्होंने हमें। अब तो हमारा अंश भी आ गया है। अब देखना मैं उन्हें कितना परेशान करती हूँ। रौनक की चुलबुली बातें सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी आस्था थोड़ा सा सीरियस अंदाज में बोली, आकाश भैया, सुमित भैया, कम से कम आप यह तो बताइए, आखिरकार स्टडी रूम में बुलाकर उन्होंने आपको क्या काम करने के लिए बोला है? ये सुन के वह चारों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। फिर अगले ही पल वो चारों ही एकदम से हंस दिए। अब उनको इस तरह से हंसते हुए देखकर सभी लड़कियां कंफ्यूज होकर उनकी ओर एक तक देखने लगती हैं। तभी आहान ने हल्की सी हंसी दबाई और झट से बोला, ओफ फो भाभी, यह लोग सही से नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिकर नोट, मैं हूं ना आपका क्यूट देवर। अब देखिए, मैं आपको अरमान भाई की पूरी बात बताता हूँ कि उन्होंने हमें स्टडी रूम में बुलाकर क्या कहा। जैसे हम चारों स्टडी रूम में पहुंचे तो हमें लगा कि भाई को कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना होगा, या तो उस वायरस के बारे में जो उन्हें इंजेक्ट किया गया था उसके बारे में पूछताछ करना होगा, या फिर कुछ और कहेंगे। लेकिन जैसे हम वहां पहुंचे उन्होंने कहा कि आप उन्हें बहुत ज्यादा जहर लगती हैं, वह आपको इस घर में देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आपके पति को ढूंढें और उनके साथ आपको यहाँ से रफा दफा कर दें। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने मिलकर सारी सिचुएशन समझाई तो ये सुनते ही सभी लड़कियां हंस हंस कर लौटपोट हो गईं। लेकिन आस्था के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई थी कि उसका पति जाने अनजाने में सही, लेकिन उसे खुद से दूर करना चाहता है। फिलहाल बात को टालने का दिखावा करते हुए वह भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो उठी थी। तभी नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से बोली, शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। शायद तुम भूल रही हो, कल हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कान्हा जी कोई ना कोई करिश्मा जरूर दिखाएंगे और दामाद जी के साथ हुए धोखे का जरूर कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। नानी माँ की ये उम्मीद आस्था को आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। आस्था और बाकी सब में हिम्मत दुगनी हो गई थी। अब सिचुएशन तुरंत ही बदल गई और तब आहान फंक्शन के बारे में सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोला, अच्छा नानी माँ, अगर कल फंक्शन है तो क्या कल भी घर में कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे? आहान की बात सुनकर नानी माँ ने हामी भरी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ बिठवा, हम ढेर सारी अलग अलग तरह की मिठाई बनाएंगे और अपने बाल गोपाल को भोग लगाएंगे। अब नानी माँ की इस तरह की बातें सुनकर सभी के सभी श्रद्धामय से हो गए थे, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में कभी कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब से आस्था उस घर में आई थी तब से छोटे छोटे फंक्शन वहां मनाए जाने लगे थे। लेकिन तभी ध्रुव आश्चर्य से नानी को देखकर एकदम से बोला, लेकिन नानी माँ,
अरमान भैया को तो किसी भी तरह का कोई फंक्शन मनाना पसंद ही नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो वह आग बबूला हो जाएंगे और कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा कर देंगे। भले ही मैंने एंटीडोट बनाने के नाम पर वंशिका और आप सबको यहाँ पर रोक लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरमान भाई फंक्शन मनाने के मामले में आप लोगों से सहमत होंगे। ध्रुव की बातों पर गौर करते ही अब सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि आस्था तो पूरा घर सजाना चाहती थी। और इतना ही नहीं, अपने कान्हा जी के लिए वो अपने हाथों से नए वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाना चाहती थी और अच्छी तरह से पूरे जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहती थी। लेकिन अब इस तरह की बातें सुनकर वह भी मायूस हो गई। और तभी अचानक आस्था का फोन बज उठा। फोन बजने पर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई अविनाश का था। और जब से आस्था इंडिया आई थी तब से उसने ना तो अविनाश, ना ही एंजल और ना ही अपने दादाजी से कोई बातें की थी, क्योंकि यहाँ आकर तो उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। तो अब फोन आने पर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने घर वालों को फोन नहीं कर पाई थी। फिलहाल अब जल्दी से आस्था ने फोन अपने कानों पर लगा लिया था। तब दूसरी ओर से अविनाश की गहरी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। गौरी बेटा, तुम जब से वहां गई हो तब से तुमसे कोई बात ही नहीं हुई। पता है तुम्हें दादाजी कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। तभी उसे अविनाश के पीछे से एंजल की आवाज सुनाई दी। हमें भूलने की इतनी भी क्या जल्दी है। अब जब तुम वहां अच्छी तरह से पहुंच ही गई हो तो कम से कम हमें एक फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अच्छा ये बताओ, तुम सबके लिए जो गिफ्ट लेकर यहाँ से गई थी, तुमने उन्हें वो गिफ्ट्स दिए या नहीं? सबको तुम्हारे गिफ्ट्स पसंद तो आए ना? एंजल की आवाज पीछे से आ रही थी। शायद अविनाश ने फोन स्पीकर पर रखा था। आस्था ने जब अपने भाई की आवाज सुनी तो उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो उठी। अपने घर वालों की आवाज सुनकर उसका दिल इमोशन से भर आया और वो उस वक्त फूट फूट कर रोना चाहती थी। उसका दिल यह भी कह रहा था कि वह सबको सारी बातें बता दे कि किस तरह से उसका पति पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल अपने उमड़ते हुए जज्बातों को दबाने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। आस्था की आवाज में मायूसी फील करते हुए अविनाश की आवाज गंभीर हो गई और उसने आस्था से पूछा, क्या बात है गौरी? अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ ना। तब आस्था ने गहरी सांस ली और अपनी बेचैनी छिपाते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं है। वह आपकी आवाज सुनकर हम थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वैसे हम आपको बताना ही भूल गए। यहाँ पर त्योहार था ना, और फिर हमें सबको राखी भी बांधनी थी, इसलिए हम सबसे बातें करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हम भूल ही गए कि हमने आपको फोन ही नहीं किया। आस्था की आवाज में खुशी झलक रही थी। ये महसूस करते ही कहीं ना कहीं अविनाश और एंजल ने राहत की सांस ली थी। फिर भी आस्था उनसे ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने आह भरी और बात को हंसी में टालते हुए जल्दी से बोली, भैया हम आपको ना थोड़ी देर में फ्री होकर कॉल करते हैं, ठीक है? इतना बोलकर उसने बिना अविनाश की बात सुने जल्दीबाजी में फोन काट दिया था, क्योंकि अगर वो ज्यादा बातें करती तो शायद अविनाश उसकी आवाज में उदासी से भांप लेता और फिर इस बात का पता लगा लेता कि जरूर उसकी बहन किसी न किसी मुसीबत में है। तो इसीलिए उसने बहाने से फोन काट दिया था। फिर आस्था नानी माँ की ओर देखकर हल्की स्माइल करते हुए बोली, नानी माँ, हम आपको एक बात बताना ही भूल गए। सामने वाला जो मेंशन है ना, जो सिंघानिया मेंशन के जैसा ही बड़ा और आलिशान है, वही मेंशन अविनाश भैया ने खरीद लिया है और वह मेंशन उन्होंने हमें राखी के दिन गिफ्ट किया है। इतना सुनते ही सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई। वहीं सभी लड़कियां एक्साइटेड होते हुए तुरंत बोल पड़ी, यह तो बहुत अच्छी खबर है, अब हमारी सारी प्रॉब्लम भी दूर जाएगी। नानी माँ, हम सोच रहे थे ना कि हम जन्माष्टमी का त्योहार कहाँ मनाएंगे। अब हम जन्माष्टमी का फंक्शन आस्था के नए घर में मनाएंगे, सिंपल। कुछ सोचकर आस्था थोड़ा मायूस होकर दबी हुई आवाज में बोली, लेकिन हमें अपने पति के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब सी फीलिंग हो रही है। नानी माँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। आप जानती हैं इस जन्माष्टमी के लिए हमने क्या क्या प्लान सोचा था। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ सोचकर आस्था थोड़ा मायूस होकर दबी हुई आवाज में बोली, लेकिन हमें अपने पति के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब सी फीलिंग हो रही है। नानी माँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। आप जानती हैं इस जन्माष्टमी के लिए हमने क्या क्या प्लान सोचा था। अब आगे हमने सोचा था कि जैसे हम अंश को छोटा से कान्हा बनाएंगे, वैसे हम अपने पति को भी बड़े कान्हा बनाएंगे। उन्हें भी कान्हा जैसे कपड़े पहनाएंगे जैसे हम अंश को पहनाएंगे। लेकिन हमारा सपना सपना ही रहेगा। इतना बोलकर आस्था चुप हो गई और उसका चेहरा उदासी से भर गया था। वहीं सब लोग आस्था को शांत कराने लगते हैं। वहीं दादाजी और अभिमान जी आस्था से दिलासा देते हुए बोले, हम जानते हैं बिटिया कि ये दुख की घड़ी है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हम सबकी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम ही तो हो जो हम लोगों का सहारा हो। तब आस्था उनकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुई और हाँ में सिर हिलाकर अगले ही पल गंभीर आवाज में बोली, हम जानते हैं कि हमारे पति अब एक बार फिर से चेंज हो चुके हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक बार फिर उन्हें ठीक कर देंगे। तब अचानक आस्था के यह सुनते ही वंशिका ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और हड़बड़ाती हुई आवाज में बोली, अरे मैं तो बातों बातों में एक बात ही भूल गई। आज तो मुझे प्रशांत सर से मिलने के लिए जाना है। गुरुजी ने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है मेरे लिए। आप तो जानते हैं कि वह ज्यादातर सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मुझे तो अभी निकलना होगा। वंशिका के मुंह से यह सुनते ही आस्था भी एक पल के लिए थोड़ा चौंक गई और एकदम से बोली, क्या तुम्हारे गुरुजी वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आखिरकार इस तरह का वायरस कौन बना सकता है? मुझे जानना होगा। फिर आस्था कुछ सोचते हुए बोली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? आस्था के मुंह से यह सवाल सुनते ही वंशिका ने हामी भरी, चलो हम दोनों ही चलते हैं। तब ध्रुव सीरियस एक्सप्रेशन से बोला,
अगर तुम चाहो तो मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। लेकिन वंशिका ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप मत आइए, आप अपना बाकी का काम संभाल लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। यह बोलकर वह तुरंत ही तैयार होने के लिए चली गई थी। वहीं आस्था ने नानी माँ से कहा, आप अंश का ध्यान रखिएगा नानी माँ, हम होकर आते हैं। अगले ही पल नानी माँ ने पलकें झपकाते हुए हामी भरी। अरे बेटा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यह राधिका है ना, मेरी मदद करेगी इसका ध्यान रखवाने में। यह बोलकर नानी माँ ने अंश को राधिका को दे दिया था। अंश को गोद में लेते ही राधिका की आंखें भर अचानक से आई थी और वो करुण नजरों से सुमित की ओर देखती है। वही सुमित भी समझ चुका था कि इस वक्त राधिका क्या सोच रही है, लेकिन उसने पूरी तरह से उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राधिका किसी भी कीमत पर कुछ उम्मीद रखे। तभी रश्मि अचानक बोली, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा, वैसे भी सर का फोन आया था, मुझे वहां पर काफी सारा काम है। तब नानी माँ ने उससे कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखना। सुमित और आकाश दोनों एक दूसरे की ओर देखकर देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें उन अनजान दुश्मनों का पता लगाना था जिनके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। क्योंकि अगर अरमान पर वायरस से अटैक हुआ है तो इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े दुश्मन का हाथ है, और जिनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसीलिए उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए निकलना शुरू किया। तभी नानी माँ ने अपने में सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए मारिया के पास हो आऊं। मारिया पूरी तरह से सब लोगों से जुदा सी हो गई थी, ना तो किसी से मिलती थी, ना ही ज्यादा बातें करती थी। सबसे ज्यादा समय वह अपने कमरे में ही गुजारती थी, और सबसे बड़ा धक्का उसे इस बात का लगा था कि अरमान ने उसे अपने साथ आने से मना कर दिया था। बस यही बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भला अरमान के साथ काम करना तो उसकी रग रग में बसा हुआ था। अरमान के मना करने पर उसका मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन फिलहाल नानी माँ उसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मारिया अंदर से कितनी ज्यादा दुखी है, और अगर वो इस तरह से इतना स्ट्रेस लेगी तो यह उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। नानी माँ नहीं चाहती थी कि उसे और तकलीफ हो। यह सोचकर राधिका को समझाने के बाद वह उसके कमरे में जाने लगी। उधर दादाजी अभिमान जी को लेकर एक ओर चले गए थे, क्योंकि दादाजी देख चुके थे अभिमान जी की आंखें पूरी तरह से उदास थीं, और दादाजी इसका कारण पूछना चाहते थे, इसीलिए वह उन्हें कमरे में लेकर चले गए। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया की आंखों के सामने बार बार सब लोगों का अंश को इतना प्यार करना और आस्था के पति के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, यह सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो बेमन से सोच रहा कि जब वो लोग उस आदमी के बारे में बातें कर रहे थे तो मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और यह अजीब सी फीलिंग मुझे क्यों हो रही है। पूरे रास्ते ऐसे ही सोचते सोचते वह अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वह वहां गया, संजना ने उसे सारी वर्क डिटेल्स दे देती है। उसके बाद संजना पूरी तरह से खामोश हो गई थी। एक बार अरमान के सामने अपने सारे प्रेजेंटेशन रखने के बाद अरमान को उसके सारे डिटेल से लेकर बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉर्मल लगने लगी थी। संजना अब अरमान के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसके दिल का डर और घबराहट कम नहीं हुई थी। वहीं हमेशा की तरह टाइगर पूरी तरह से खामोश था, लेकिन उसकी आंखें काफी कुछ कह रही थीं। फिलहाल टाइगर अरमान के ठीक बराबर में खड़ा हुआ था, और अरमान आराम से अपने चेयर पर बैठकर अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा था। एकदम किसी प्रोफेशनल की तरह अरमान को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वक्त के साथ साथ उसके मन में 2 साल पुरानी यादें उमड़ रही थीं। उसने कभी भी अपनी कमजोरी को अपने काम में आने नहीं दिया था। जल्दी ही अरमान ने पूरा वर्क अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया था। संजना से सारे वर्क डिटेल्स लेने के बाद अचानक अरमान ने उसकी ओर देखकर रोबदार अंदाज में पूछा, क्या तुम मेरी जगह आज की मीटिंग अटेंड कर सकती हो? अब जैसे ही अरमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संजना को दी तो अगले ही पल संजना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे केवल यही पता था कि अरमान अपने काम को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और अगर इस वक्त अरमान ने उसके हाथ में काम दिया है तो इसका मतलब साफ है कि अरमान कहीं और जाना चाहता है, क्योंकि ऑफिस में 2 से 3 घंटे काम करने के बाद भी अरमान का दिल बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। हालांकि उसके बैक टू बैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, शायद प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करने थे। रघुवंशी एम्पायर के साथ भी वह पहले ही जुड़ चुका था। इस बात की खबर उसे संजना ने ही दी थी, क्योंकि पिछले 2 साल में अरमान की कंपनी ने जिन कंपनियों के साथ काम किया और कोलैबोरेशन किया, वह सारी डिटेल्स अब उसे पता चल चुकी थी। अरमान को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि अपनी यादें खोने के बावजूद उसने इतना अच्छा काम किया। रघुवंशी एम्पायर के साथ काम करना उसके लिए प्राउड की बात थी। इतना ही नहीं, उसने अब रघुवंशी एम्पायर के मालिक यानी कि अविनाश रघुवंशी से मिलने के बारे में भी सोचा था। हो सकता है कि इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया हो, लेकिन क्योंकि अरमान को कुछ याद नहीं था तो इसीलिए वह जिन भी कंपनियों के साथ सिर्फ प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रहा था, अब वह सब लोगों से पर्सनली मिलना चाहता था। लेकिन फिलहाल आज की 2-3 मीटिंग के लिए उसने जल्दी ही संजना को बोल दिया था कि वह अटेंड कर ले। संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, सर, मैं यह मीटिंग अटेंड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। अरमान ने अपनी आईब्रो चढ़ाई और उसको बेपरवाही से देखा। तभी टाइगर ने संजना को चुप रहने का इशारा किया और तुरंत ही उसे वहां से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। संजना अब भी अरमान के सामने कुछ और देर रहना चाहती थी, लेकिन टाइगर के चेहरे को देखकर वह फटाफट वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहा, टाइगर, वैसे तो मैंने आकाश और सुमित को जिम्मेदारी दी है कि वह जो लड़की हमारे घर पर रहती है, क्या नाम है उसका? एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स नाम सुनते ही टाइगर एक पल के लिए चौंक गया। वह आश्चर्य से सोचने लगा कि यह उसका किंग किस एंग्री बर्ड्स का नाम ले रहे हैं। मेंशन में तो कोई भी एंग्री बर्ड्स नहीं रहती। तभी टाइगर ने ना समझी वही नाम फिर से दोहराया, एंग्री बर्ड्स। सर, मैं कुछ समझा नहीं आप किसकी बातें कर रहे हैं। उसके मुंह से यह सवाल सुनकर अगले ही पल अरमान इरिटेट होकर बोल पड़ा,
अरे वह लड़की, हाँ, जिसका एक बच्चा है, क्या नाम है उसका? हाँ हाँ। हालांकि अरमान को आस्था का नाम अच्छी तरह से पता था, लेकिन टाइगर के सामने वह इस तरह से नाटक कर रहा था मानो जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं कहा और उसे उसी की गलतफहमी में रहने दिया था। तब अरमान ने उसे ऑर्डर दिया, टाइगर, एक काम करो, तुम आस्था के पति के बारे में पता लगाओ, क्योंकि जिस तरह से आकाश और सुमित आहान ध्रुव रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे उनका बिहेव कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वे जल्दी से उसके पति को ढूंढ कर लेकर आएंगे। या फिर ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के बच्चे में वो पूरी तरह से खो गए हैं और नहीं चाहते कि वह लड़की सिंघानिया मेंशन से कहीं भी जाए। लेकिन तुम एक काम करो, तुम जाकर उसके पति के बारे में पता लगाओ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी आदमी अगर पाताल में भी छुप जाए तो तुम उसे आसानी से खोज कर ला सकते हो। टाइगर ने खुद के इमोशंस को संभाला, एक आह भरी और अरमान से हिचकिचाते हुए बोला, किंग, आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी को भी मारने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचता हूँ। लेकिन रही बात किसी को खोजने की, तो किंग, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस खोजने के मामले में सबसे बेहतर कौन है। अब जैसे ही टाइगर ने बिना मारिया का नाम लिए या बताया तो अरमान कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसे मारिया का ख्याल आने लगा कि उसने मारिया को काम से दूर रहने के लिए साफ साफ कह दिया है। यह सोचकर वो अब थोड़ा परेशान हो गया था। तब अरमान ने गहरी सांस ली और बोला, एक काम करो, कार निकालो, हम अभी और इसी वक्त घर जाएंगे। अब यह सुनकर टाइगर ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर वो अरमान के साथ घर की ओर रवाना